काफ़ी लोगों का मुझे कमेंट आया कि भैया पीआर और सिटीजनशिप के बारे में बताइए, अक्सर इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल टर्म से बताऊंगा कि पीआर कब, सिटीजनशिप कब, कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर हो सकती है विदाउट एनी फेक प्रॉमिस। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीआर और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंसेस हैं, एलिजिबिलिटी और टाइमलाइंस क्या है दोनों की, इसके बेनिफिट क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू जॉब, ट्रैवल, पासपोर्ट, सेफ्टी। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा वो बिगेस्ट मिस्टेक जो काफ़ी लोग करते हैं जिसकी वजह से प्रोसेस में डिले होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पीआर, जिसको परमानेंट रेजिडेंस कहते हैं, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म रह सकते हो कॉन्टिन्यूस विदाउट एनी वीज़ा स्ट्रेस। और सिटीजन में फ़र्क ये है कि आप डच पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, आपके पास वोटिंग राइट्स होते हैं और आपके पास लीगली फुल सिटीजन बेनिफिट्स हो। तो आप किस कैटेगरी में हो, स्टूडेंट राउट में या एचएसएम प्रोफेशनल राउट में, डिपेंडेंट वीज़ा में, या फिर आपको यहाँ पे ऑलरेडी रहते हुए कुछ साल हो गए हैं। मैं आज की वीडियो में इन सब को कवर कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखें हर एक की टाइमलाइन जो लीगल स्टे है उस पर डिपेंड करती है। तो चलिए अब टाइम आ गया कि कंपेयर करते हैं कि पीआर और सिटीजनशिप में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए मैं 5-6 कंपैरिजन पैरामीटर्स रखूंगा और उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला पैरामीटर है एलिजिबिलिटी एंड टाइमलाइन। तो देखिए पीआर के लिए आपको जनरली लॉन्ग लॉफुल रेजिडेंस चाहिए, कॉन्टिन्यूस यानी, जो कि आज की डेट में ड्यूरेशन है 5 साल। और कमाल की बात है कि सिटीजनशिप के लिए भी यही ड्यूरेशन है 5 साल। लेकिन जो सिटीजनशिप की कंडीशन है वो थोड़ी सी टाइट होती है पीआर से। इसमें आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है और बाकी सारे चेक्स भी होते हैं। तो अगर एलिजिबिलिटी और टाइमलाइंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जनरली माना जाता है कि जो सिटीजनशिप है वो थोड़ा सा टफ रहता है पीआर से, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो आपके लोकल म्युनिसिपैलिटी के थ्रू होके जाता है। तो सेकंड क्राइटेरिया की बात करते हैं, लैंग्वेज एंड इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट। तो पीआर के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है कि हाँ, लैंग्वेज टेस्ट आपको देना पड़ता है, सेम इज विद द सिटीजनशिप। अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो भी आपको लैंग्वेज का एग्जाम है, यानी आपको टोटल 5-6 लैंग्वेज के एग्जाम्स हैं वो देने होते हैं। और ये जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स है ये अलग अलग लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। इन जनरल जो अभी आज की डेट में लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो A2 है। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा डच सीखे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी रिक्वायरमेंट हायर हो जाए। तो आप जब भी लैंग्वेज के बारे में जानना चाहें हमेशा IND की ऑफिशियल साइट पर जाके देखें कि अभी एट प्रेजेंट लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट किस लेवल की है। तो तीसरा क्राइटेरिया कि पासपोर्ट एंड नो पासपोर्ट। अगर आपके पास पीआर है तो आपका जो पासपोर्ट है सेम रहता है जो आपकी पहली कंट्री का है, यानी जिस कंट्री से आप आए हो उसी कंट्री का आपको पासपोर्ट रहता है, आपका पीआर हमेशा एक्सटेंड होता रहेगा। सिटीजनशिप के केस में आपको डच पासपोर्ट मिल जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि शेंगेन एरिया से बाहर जाएंगे तो आपको वीजा लगेगा, लेकिन अगर आपके पास डच पासपोर्ट होगा तो हो सकता है आपको बहुत सारी जगह पे वीजा की जरूरत ना पड़े या फिर बहुत आसान तरीके से आपको वीजा मिल जाएगा। अगले कंपैरिजन पॉइंट की बात करते हैं, वो है जॉब या एम्प्लॉयर डिपेंडेंस। ऑफ कोर्स जब आपके पास पीआर मिल जाता है तो आपकी एम्प्लॉयर डिपेंडेंस नहीं रहती, यानी आप यहाँ रह सकते हो इवन विदाउट डूइंग एनी जॉब। आप कोई भी कैटेगरी ऑफ जॉब कर सकते हो। अगर आपके पास सिटीजनशिप है देन यू हैव इवन नो इमिग्रेशन बाउंड्री। तो अब अगले क्राइटेरिया की बात करते हैं और वो है भाई रिस्क। दोनों के ही केस में टाइमलाइन काफ़ी मैटर करता है। कॉन्टिन्यूस स्टे में कभी भी गैप नहीं होना चाहिए, आप हमेशा रजिस्टर रहने चाहिए, कभी भी आपका ब्रेक इन रेजिडेंस नहीं होना चाहिए। दोनों में ही ये मैटर करता है। जब भी आपकी पीआर की एप्लीकेशन या सिटीजनशिप की एप्लीकेशन जाती है तो वो देखते हैं कि आपके रेजिडेंस में कहीं भी ब्रेक तो नहीं है, यानी आपने कहीं भी अनरजिस्टर तो नहीं किया, कोई ऐसा गैप तो बड़ा नहीं रहा जहाँ पे आप रजिस्टर ना रहे हो नेदरलैंड्स में। और अगला पॉइंट है कि भाई शुड आई डू ए पीआर फर्स्ट। तो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि क्या मैं पहले पीआर के लिए अप्लाई कर दूं। तो हाँ, मेरा आंसर है कि हाँ, आप कर सकते हो, क्योंकि एक थोड़ा सा ईज दे देगा आपको, यानी आपकी वीज़ा डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। आपके पास अगर पीआर आ जाएगा तो 5 साल आपको वैसे ही मिल जाएंगे, उसके बाद आप पैरेलल में सिटीजनशिप के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वीज़ा फ्री होना है, यानी वीज़ा का स्ट्रेस नहीं चाहिए, देन ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई फॉर अ पीआर फर्स्ट। तो बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर, वो है भाई डिसीजन फ्रेमवर्क। कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुझे पीआर लेना चाहिए, मुझे सिटीजनशिप लेनी चाहिए। तो चाहे तो आप, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आप पहले कि आपको पीआर कब लेना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि अगर आप लॉन्ग टर्म एनएल में रहना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप पीआर ले सकते हो। और सेकंड पॉइंट है कि भाई अगर आपको वीज़ा स्ट्रेस नहीं चाहिए, आपकी वीज़ा कैटेगरी बार बार चेंज होती है या फिर एक्सटेंशन होता है आपका बार बार,
तो उसके लिए मैं कहूँगा कि अगर आपको वीज़ा स्टेटस नहीं चाहिए देन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर PR। और तीसरा पॉइंट है कि आपको पासपोर्ट अर्जेंटली नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपको 1-2 महीने में ही पासपोर्ट चाहिए, तो इस केस में भी आप PR ले सकते हो। चौथा और इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अनसर्टेन हो कि आपको नेदरलैंड में रहना है या नहीं रहना है, आज आप सोच रहे हो आज या कुछ कंडीशन ऐसी है कि आपको लग रहा है कि मैं शायद कुछ साल तक रहना चाहूँगा लेकिन हमेशा नहीं रहना चाहूँगा, तो इस केसेस में आप PR ले सकते हो। तो अब बात करते हैं किस केसेस में आपको सिटीजनशिप लेनी चाहिए। अगर आप प्रीटी श्योर हो कि भाई मुझे तो नेदरलैंड्स में ही रहना है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मेरा लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी इधर ही है, तो उस केसेस में आप सिटीजनशिप ले सकते हो। आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो इंटीग्रेशन के लिए, लैंग्वेज टेस्ट के लिए, आपने सोच लिया कि हाँ भाई डच बोलेंगे कोई चिंता नहीं है, डच सोसाइटी में मैं इंटीग्रेट हो जाऊंगा आराम से, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो चूज फॉर सिटीजनशिप। तीसरा केस है आप अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रैवल चाहते हो। एक बार अगर आपके पास नेदरलैंड्स का पासपोर्ट आ गया तो आपको आई थिंक 180 और 170 कंट्रीज आपको इजीली एक्सेस हो जाएंगी। और नेदरलैंड का जो पासपोर्ट है इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट। आई थिंक जो पासपोर्ट रैंकिंग में आई थिंक वन ऑफ द टॉप 10 में आता है, मे बी अराउंड 7 में आपको ढूंढ के बता दूंगा, बट इट इज़ द 7th स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई कौन सी जो मिस्टेक्स हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो ताकि आपका PR या सिटीजनशिप में डिले ना हो। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई रेजिडेंस गैप। कभी भी आपके रेजिडेंस में गैप नहीं आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि आप जहाँ भी रजिस्टर है वो देखें आप, यानी खेमंते की साइट पे जाएं, वहाँ पे चेक करें कि आप ऑफिशियली रजिस्टर्ड है या नहीं है। और सेकंड है आपका नो रजिस्ट्रेशन या रॉन्ग रजिस्ट्रेशन। आपने एड्रेस चेंज किया है, आप कहीं और रह रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कहीं और है, वहाँ पे हो सकता है किसी और बंदे ने रजिस्टर कर लिया हो और आपका रजिस्ट्रेशन हट गया हो, BSN में आपका अपडेट नहीं है, तो भाई ये सब पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखें। ये सारी बातें बहुत बहुत मैटर करती हैं इन केस ऑफ PR और इवन सिटीजनशिप। और तीसरा पॉइंट है एज्यूमिंग नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्टे। ऐसा नहीं है कि आप नेदरलैंड्स में आए और आपने वहीं से दिन गिनना चालू कर दिया कि भाई 5 साल हो जाएंगे तो मैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दूंगा या PR के लिए अप्लाई कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। डे का काउंट वहाँ से स्टार्ट होता है जब आप यहाँ पे रजिस्टर हो गए और आप लॉफुली यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया। और चौथा है भाई डच लैंग्वेज के एग्जाम को हल्के में लेना। काफ़ी लोग हैं भाई उनको बहुत बहुत टाइम लगता है डच लैंग्वेज का डिप्लोमा करने में, इतना आसान भी नहीं है भाई। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जैसे ही आए तभी से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं डच लैंग्वेज सीखने की, एंड बाय द टाइम यू विल स्टार्ट लर्निंग देन इवेंचुअली यू विल बी एबल टू पास ऑल ऑफ योर एग्जाम्स। और सबसे आखिरी पॉइंट कि भाई कभी भी ऐसे फेक प्रॉमिसेस के चक्कर में ना पड़े कि मैं आपको बहुत जल्दी या शॉर्टकट के थ्रू मैं आपको PR दिला दूंगा या शॉर्टकट के थ्रू आपको सिटीजनशिप दिला दूंगा। आप IND की साइट पे जाएं, वहाँ पे क्या एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स है हमेशा वो पढ़ें। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं इस वीडियो का। तो सबसे पहले PR का मतलब है लॉन्ग टर्म स्टेबल स्टे। दूसरा सिटीजनशिप, तो जिसमें आपको पासपोर्ट मिलता है और सारे के सारे सिटीजनशिप राइट मिलते हैं, इंक्लूडिंग वोटिंग, इंक्लूडिंग डूइंग जॉब्स इन गवर्नमेंट फील्ड। थर्ड सिटीजनशिप इज यूजुअली हार्डर। जो PR है वो आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, आप साइट पे जाइए और साइट पे आप खुद से सारी डिटेल्स भर के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिटीजनशिप है वो हमेशा आपके खेमंत यानी म्यूनसिपैलिटी के थ्रू जाती है। वहाँ पे आप अप्लाई करते हो, दे विल असेस योर केस एंड दे विल प्रेजेंट इट टू द रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़, और तब आपको अप्रूवल मिलता है हायर अथॉरिटी से, तब आपकी सिटीजनशिप की एप्लीकेशन अप्रूव होती है। चौथा है आपका राउट और कॉन्टिन्यूटी। हमेशा ध्यान रखिए कभी भी गैप ना आए। हमेशा जो यहाँ पे लीगल रेजिडेंस है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। और आखिरी ये कि कभी भी शॉर्टकट का सहारा ना ले, हमेशा जेन्युइन और सेफ रास्ते का इस्तेमाल करो। तो लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर आप जानना चाहते हैं PR या सिटीजनशिप के बारे में तो मुझे कुछ चीज़ें अपने बारे में बताइए। आप कमेंट कर सकते हैं राउट, ईयर्स इन NL एंड सिटी। एग्जाम्पल HSM या स्टूडेंट, कितने साल हो गए आपको, 3 साल 5 साल, आपकी सिटी क्या है, एम्स्टर्डम, रॉटरडैम या कोई और नेदरलैंड्स की सिटी। और मैं आपको जेन्युइनली गाइड करूंगा PR या सिटीजनशिप के बारे में और आप नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते। तो होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया, आपको क्लियर हुआ कि PR और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ, मे बी लैंग्वेज में, यहाँ पे लैंग्वेज का एग्जाम कैसे होता है, या फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ सिटीजनशिप पे या PR पे, देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में। टिल देन, सी ऑल सून, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।